की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार। अब जल्दी से ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो। और भाइयों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और खास मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं लगता होगा ये कि, लेकिन एक दो बच्चे ने मेरे को बताया कि सर आपने आयनन ऊर्जा नहीं करवाया। मैंने कहा बेटा आयनन ऊर्जा मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले 15-20 मिनट में उस चैप्टर को ही दूंगा जो मैंने लास्ट वाला चैप्टर कराया है, यानी परमाणु संरचना को ही दूंगा, ठीक है। और क्योंकि बात यह थी कि 15-20 मिनट के लिए अलग से लेक्चर लेता तो फिर वो नंबर ऑफ लेक्चर में काउंट होता और आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिले हो जाता। तो मेरी तरफ से बस ये था कि 5-10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है समझ जाओगे कि वो आयनन ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं जब तक अपन खड़े हैं। और इस बार पक्की बात है भाई, तुम्हारे बैच से बहुत रैंक आएगी इस बार, ठीक है। इस बार मैं श्योर हूं, इस बार तुम्हारे बैच से बहुत रैंक आएगी और तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बस एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। आपको कितना भी लोड पड़े, देखो कितना भी लोड पड़े, कितना भी दिमाग गर्म हो, कितना भी डिमोटिवेशन आए, लेकिन जब आप लगे रहोगे ना, लगे रहोगे तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को फेल होने भी बहुत मजा आता है। इंसान को यह लग रहा होता है कि यार मेरे 720 में से 120 नंबर बने, मैं 620 की बात भी नहीं कर रहा हूं, 720 में से भी 120 नंबर बने, पर मेरे बने। मैंने यहां तक टेस्ट तो दिया। आधे तो ऐसे हैं जो टेस्ट ही नहीं देते, आधे तो ऐसे हैं जो ट्राई भी नहीं करते। अरे क्या हुआ मैं हार गया तो, क्या हुआ भाई मैं हार गया तो, पर मैंने ट्राई तो करी। और जो इंसान ट्राई करता है ना बेटा, एक दिन वो ऐसा ट्राई करता है, उसका जो ट्राई किया हुआ प्रयास होता है वो एक दिन ऐसा सफल होता है कि वो फिर लोगों को बताता है कि मुझे अपने ऊपर पहले लगता भी नहीं था कि मैं नीट निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं नीट निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, पर फाइनली फिर उसकी रील कटती है, फिर वो दोनों लोगों को मोटिवेशन करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे इंसानों की बात कर रहा हूं। रिसेंटली इस साल का जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ, यूपीएससी के जब रिजल्ट आया, तो ऐसे लोग भी मैंने इंटरव्यू देखे उनके, वो कहते थे सर जी मैं एक बार 10वीं में फेल हुआ, फिर मैं एक बार 12वीं में फेल हुआ, फिर मैंने एसएससी का एग्जाम दिया उसमें मैं फेल हुआ, मैंने हवलदार का एग्जाम दिया मैं उसमें फेल हुआ, सर जी मैं ये काम किया तो वो फेल हुआ, और एट द एंड सर जी मेरा जो यूपीएससी वो पहले अटेम्प्ट में निकल गया। तो कुछ पता लगता है लाइफ में कब आपको सरप्राइज कर दे। लाइफ या भगवान आपके लिए बहुत बेहतरीन तोहफा लेकर बैठे हैं। वो कब किसको मिल जाए, किसी को हो सकता है इसी साल मिले, हो सकता है किसी को अगले साल मिले, हो सकता है उसके अगले साल मिले, पर बेटा मेहनत करने वालों की जाई कब हार नहीं होती है, बात सच मान लेना। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, सोचते रहो और नेगेटिव ही रहो तो एक अलग कहानी है कि आप लाइफ भर नेगेटिव रहोगे, फिर आपको कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन अगर आप हार भी जाते हो लेकिन एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है तो गारंटी है कि एक ना एक दिन जाके आपको सफलता जरूर मिलती है। तो बिल्कुल, अब बेटा लव यू टू बेटा, लव यू टू। अब जरा स्टार्ट करते हैं बेटा थोड़ा सा आज के चैप्टर के विषय में, और उससे पहले अब कर लोगे, देखो अब मेरी बात सुनिएगा भाई। अब हमारे पास आया है एक नया चैप्टर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चैप्टर आया है बेटा रिडॉक्स, और रिडॉक्स को मैं बहुत बेसिक सी बात बताऊंगा कि रिडॉक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल डिटेल में, ऑक्सीकरण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीकरण संख्या जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पर रिलेट करते हैं भाई, हम कहेंगे किसी परमाणु पर या आयन पर जो कुल आवेश होता है तो उस परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी परमाणु या आयन पर जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश
परमाणु या आयन पर जो कुल आवेश होता है उस परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या और तुम्हें मैं एक बात बताऊं बेटा, एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको। यहां पर जब आप किसी परमाणु या आयन की कुल आवेश निकालोगे, आपने जो मोल अवधारणा में नॉर्मलता वगैरह पढ़ा था या ग्राम तुल्यांक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वो सारे यहां पर आ जाएंगे। अब एन फैक्टर वगैरह सारा अब वापस कंटिन्यू हो जाएगा, पर ये बहुत आसान टॉपिक होगा, ध्यान रखना, टफ नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहली बात सुनिएगा मेरी, जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि किसी परमाणु या आयन पर जो कुल आवेश होता है उसे ही उस परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के यौगिक हुए। तो जैसे यौगिक जो होंगे ना हमारे पास यौगिक, वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। पहले होंगे हमारे पास आयनिक यौगिक, फिर हमारे पास होंगे बेटा जी सहसंयोजक यौगिक, और तीसरे होंगे बेटा हमारे पास उपसह संयोजक यौगिक। मतलब ये चैप्टर भी बहुत आसान है। ये आपने सुना होगा कि भाई 3 प्रकार के यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और बेटा उपसह संयोजक यौगिक। अब इनमें हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने सोचा कि भाई हमें क्या करना है, जो परमाणु है उनके ऊपर आवेश ही तो चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे बेटा। हमने देखा आयनिक यौगिकों के केस में, आयनिक यौगिकों के केस में या फिर उन यौगिकों के केस में जो आयन में टूट जाते हो, ठीक है, आयन में टूट जाते हो। तो यहां पर हमने क्या लिया बेटा, जैसे हमने NaCl ले रखा है। NaCl को अगर हम पानी में घोलते हैं तो पानी में जाने के बाद इस ये 2 आयनों में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, Na पॉजिटिव और Cl माइनस। अगर हम KCl को पानी में घोलते हैं तो हमारे पास K पॉजिटिव और Cl माइनस। अगर बेटा मैं बेरियम क्लोराइड को पानी में घोलता हूं तो बेरियम 2+ और 2 Cl माइनस। तो बेटा हमारे पास आयनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान था। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान था, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता चला कि NaCl के अंदर जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन बनेगा, और हमें पता लग जाएगा कि सोडियम पर कौन सा आयन है। तो सोडियम पर कितना आवेश है, तो सोडियम पर तो 1+1 आवेश है। तो हमें पता चल गया बेटा कि NaCl के अंदर जो सोडियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है और क्लोरीन की -1 है। यहां पर पोटेशियम पर +1 है, क्लोरीन पर -1 है, बेरियम पर बेटा +2 होगा और क्लोरीन पर -1 है। यानी हमें आयनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आ गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारे सामने एक समस्या आई। क्या आई बेटा समस्या? हमारे पास एक समस्या आई जब हम बेटा जी उपसह संयोजक यौगिक लेने लगे। उपसह संयोजक यौगिक आयनों में वियोजित नहीं होते, वियोजित नहीं होते। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक अणु है CO2। अब सोचो क्या CO2 आयनों में टूटता है? भाई आयनों में तो वही टूटेगा जो आयनिक यौगिक होगा। आप कहोगे ना सर ये तो आयनों में नहीं टूटता। ठीक है, मैंने ले लिया बेटा यूरिया NH2 CONH2।
क्या यूरिया आयनों में टूटता है? आप कहोगे नहीं सर, यह भी आयनों में नहीं टूटेगा। मैंने कहा क्या मीथेन आयनों में टूटेगी? तो भाई आप कहोगे नहीं, यह भी आयनों में नहीं टूटेगी। इसका मतलब है कि आगे के जो यौगिक होंगे हमारे पास, सहसंयोजक यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक, उनकी ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए कुछ नियम बनाए गए होंगे और उनको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे लिए समस्या आ गई बेटा यहां पर, तो ध्यान रखना बेटा। सहसंयोजक यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होते, तो इनमें ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, नॉर्मल मेथड से नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने पानी में घोला पता लगे से नहीं ज्ञात होगी। ये सब कुछ मैं बताता जा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल की अपनी अपनी परेशानी है, ये साइंस की परेशानी है, ये केमिस्ट्री की परेशानी है। अब देखो बेटा यहां पर फटाफट कमेंट बॉक्स में, जब भी होगा प्लानर में देखना, टेस्ट कर दो बेटा, इसको छापो बेटो, छापो छापो। अब देखो बेटा, तो एक ना नियम होता है बेटा, उप सहसंयोजक यौगिकों का, उप सहसंयोजक यौगिकों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक नियम होता है, जिसको कहते हैं हम लोग आवेश संरक्षण का नियम। तो पहले समझना बेटा, आवेश संरक्षण का नियम, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, वैसे ही बेटा हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, ध्यान रखना। जैसे द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, पर जैसे द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, वैसे ही आवेश को एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज पर स्थानांतरित करा जा सकता है, उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हम कहेंगे बेटा यहां पर कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, और न ही
नष्ट किया जा सकता है। परंतु एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बेटा इस मेथड से आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ना कुछ नियमों का याद रखना है बेटा, और वो नियम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, वो नियम थोड़े से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, यदि कोई तत्व अपनी मुक्त अवस्था में है, यदि कोई तत्व अपनी मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है। अब मुक्त अवस्था का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो नाइट्रोजन है वो, जैसे नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 या O3 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, या बेटा क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम सिर्फ सोडियम के रूप में पाया जाता है, जिंक जो है वो अलग से जिंक होता है। ठीक है, और भाई कॉपर जो है वो कॉपर के रूप में होता है, ब्रोमीन जो है वो Br2 के रूप में होता है। ठीक है, ऐसे मुक्त अवस्था में कोई दूसरे के साथ, कोई दूसरे तत्व के साथ या दूसरे परमाणु के साथ कोई यौगिक नहीं बना रहे, ये अपनी ही मुक्त अवस्था में आदि के लिए ऑक्सीकरण अवस्था शून्य यानी 0 होती है। मतलब आपको N2, O2, O3, Cl2, H2, सोडियम, जिंक, अगर वो किसी के साथ यौगिक नहीं बना रहे हैं और मुक्त अवस्था में है, तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था हम क्या मान लेते हैं बेटा, शून्य। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं मानने की जरूरत है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये नियम समझ में आ गया होगा ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो बेटा, जब हम किसी के साथ कोई यौगिक बनाएंगे, जैसे सोडियम ने किसी दूसरे तत्व के साथ यौगिक बनाया NaOH, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम सल्फेट, या सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्राइड। कहने का अर्थ है कोई भी आपके पास जो तत्व होगा, कोई भी तत्व हो बेटा, ठीक है, जब यौगिक अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, यौगिक अवस्था में, यौगिक अवस्था में जो क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु में कौन कौन आ गए बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि। ठीक है, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी उसको आप कैलकुलेट ना करें, +1 होगी, ये बात ध्यान रखना। बस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, +1 होगी, ये याद रखें। ठीक है, तो अगर बेटा आपने इस स्लाइड पर ये दूसरा नियम भी याद कर लिया, ये नोट कर लिया भाई फटाफट, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये आवेश संरक्षण का नियम है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट नियम है वो याद रखने हैं, 1 और 2। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास क्षारीय धातु है और वो किसी भी यौगिक रूप में है, यौगिक अवस्था में है, तो बेटा ऑक्सीकरण अवस्था उनकी हमेशा +1 होगी।
आप बढ़िया इंसान हो गए। हाँ भाई, पता नहीं यार, इंसान तो सब बढ़िया ही होते हैं। ऐसा कह नहीं सकते बेटा। मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का इंसान हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हमेशा अच्छा इंसान हूं। हाँ, लेकिन जो लोग पेड़ लगाते हैं, जो लोग प्रकृति को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जो जीवों पर दया करते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते, लोभ नहीं करते, पापी नहीं होते, ठीक है, खुश मिजाज होते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके लिए मैं बहुत बढ़िया इंसान हूं। जो छल नहीं करते, और जो हरामीपंती करते हैं फिर उनसे मैं बात नहीं करता। अब देखो यहां पर, देखो जनाब, आगे देखें नियम नंबर 3 क्या कह रहा है। यौगिक अवस्था में क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी बेटा? बेरिलियम हो गई, बेरिलियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, स्ट्रोंशियम हो गई और बेरियम हो गई। ऑक्सीकरण संख्या होगी परमानेंट ऑक्सीकरण संख्या, जिसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें माननी है +2। क्या माननी है बेटा? +2। क्या मानोगे आप? +2। फिर हमारे पास 4th नंबर पे आता है बोरोन तथा एल्यूमिनियम। बोरोन तथा एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी बेटा, बोरोन तथा एल्यूमिनियम की यौगिक अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा 5वां नंबर, ऑक्सीजन की यौगिक अवस्था में साधारणतः, ऑक्सीजन की यौगिक अवस्था में साधारणतः -2 होगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन अगर बेटा कभी भी मेटल के साथ जुड़ा है, मेटल के साथ, तो ध्यान रखना उस टाइम पर हाइड्रोजन की होगी -1। और अगर हाइड्रोजन कभी भी नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, नॉन मेटल समझते हो, अधातु के साथ, तब हाइड्रोजन की प्लस होगी बेटा। ध्यान रखना यहां पर +1। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा है, मेटल के साथ जुड़ा है तो समझना -1, और इसके साथ जुड़ा है, यहां इधर लिखता हूं, मेटल के साथ जुड़ा है तो बेटा -1, और नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो बेटा +1, ऐसे रहेगी। ठीक है, और रूल नंबर 7, ठीक है, रूल नंबर 7 है हैलोजन। हैलोजन जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। जब ये साइड एटम होंगे तो साधारणतः -1 होगी। अब ये नियम लिखने के बाद ना, फिर मैं आप लोगों को इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा बेटा। क्या करूंगा? अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताएंगे कि ये सारे के सारे नियम, जो 7 के 7 नियम है, ये आप लोगों ने नोट कर लिए कि नहीं कर लिए? यस और नो?
डन। अब देखो बेटा, यहां पर देखेंगे बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे हमें सॉल्व करना है चीजें, ठीक है। जैसे जिसकी हमें नहीं पता होती, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं बताती है, तो जरा देखो बेटा, जैसे हमारे पास में एक यौगिक है, उदाहरण समझते रहिएगा, एग्जांपल 1, हमें H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जिसके ऊपर मैंने डॉट करा हुआ है। तो बेटा, क्योंकि देखो मेरे नियम के अंदर ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं आता है, हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं आता है, पर ऐसा यौगिक नहीं आता है जो, मैंने सल्फर के बारे में कुछ नहीं बोला, समझ रहे हो ना, मैंने सल्फर के बारे में कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं पता होती, हमें उसी की निकालनी होती है। अब वो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अब भाई आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से, एक स्पीसीज से दूसरे पे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि H2SO4 पे जो ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल आवेश है, टोटल आवेश है, वो 0 होना चाहिए। तो यहां पर मैं आवेश संरक्षण का नियम लगाता हूं, और मैंने कहा कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो मैं लिखूंगा बेटा 2 गुना हाइड्रोजन का आवेश, और 1 सल्फर है तो 1 गुना सल्फर का आवेश, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना ऑक्सीजन का आवेश बराबर 0 है। यानी सबके आवेश को जोड़ लो, वो 0 है। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? अधातु के साथ। कैसे भाई? सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, तो एक तरीके से क्या हुआ बेटा? अधातु हुए। तो हमने यहां पर जब भी कभी भी हाइड्रोजन अधातु के साथ यानी नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसका मान होगा +1। तो यहां पर लिख दिया आपने 2 गुना +1 प्लस, यहां पर सल्फर ही बचेगा प्लस, ऑक्सीजन का साधारणतः -2 होता है, तो आपने यहां पर रख दिया ऐसे करके। तो 2 ही कम 2 प्लस सल्फर माइनस के 8 बराबर 0, सल्फर माइनस के 6 बराबर 0, और सल्फर का मान आ गया +6। इसका मतलब हुआ कि भाई H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 आ गई। जो भी अननोन मान होगा उसके लिए हम लोग ऐसे निकालते हैं बेटा, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, मेरे पास आ गया है बेटा अगला कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, ऑक्सीजन की तो मुझे फिर भी थोड़ा आइडिया है, और मुझे पता है कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? कार्बन का आवेश, क्योंकि एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो बेटा 2 गुना ऑक्सीजन का आवेश, टोटल आवेश 0 के बराबर है। कार्बन का मुझे ज्ञात करना है, 2 गुना, यहां पर -2 बराबर 0 करोगे तो कार्बन -4 बराबर 0, कार्बन का मान आ गया बेटा +4। तो यहां से कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या निकल के आ गई बेटा जी? +4 आ गई, एग्जाम्पल 2 में। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास KMnO4। KMnO4, अब KMnO4 में ऑक्सीजन भी मैंने अपने नियमों में रखा हुआ है। अगर आप देखोगे नियम जो मैंने बनाए थे उस नियम में ऑक्सीजन का भी जिक्र हुआ था, पोटेशियम क्षारीय धातु है इसका भी जिक्र हुआ था, मैग्नीज का जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे मैग्नीज का निकालना होगा। अब इस पर कुल आवेश कितना है बेटा? 0। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम का आवेश प्लस 1 मैग्नीज का आवेश और +4 गुना ऑक्सीजन का आवेश, सबका आवेश जोड़ लो तो 0 आएगा। पोटेशियम 1 है और 1 का +1 होता है तो 1 रखा, मैग्नीज का हमें ज्ञात करना है तो मैग्नीज का ऐसे ही छोड़ दिया, और 4 गुना ऑक्सीजन का -2 होता है तो बेटा -2 रख दिया। तो 1 प्लस मैग्नीज -8 बराबर 0, मैग्नीज -7 बराबर 0, और मैग्नीज का यहां पर आ गया ऑक्सीकरण संख्या +7। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल 3। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात खुद आपसे करवाऊंगा बेटा, तो इसको नोट करिएगा भाई फटाफट, फटाफट नोट करिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन।
डन। अब देखो बेटा आगे कहानी, यहां पर आप मुझे बताओगे K2MnO4 मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। यहां पर आप बताओगे बेटा K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ठीक है, और आप बेटा ऐसे ही करके बेरियम सल्फेट BaSO4 सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताओगे क्या होगा। करो भाई, बेरियम सल्फेट, तीनों का एग्जांपल दो, तीनों का आंसर दो। बहुत बेहतरीन। यहां पर तुम्हें पता लगा कि भाई 2 गुना पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस 4 गुना ऑक्सीजन बराबर 0 करना है। पोटेशियम का 1 होता है, मैग्नीज का एसिटिस, ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0। तो 2 प्लस मैग्नीज -8 बराबर 0, मैग्नीज -6 बराबर 0, मैग्नीज बराबर +6। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर देखो बेटा 2 पोटेशियम है तो 2 गुना पोटेशियम, 2 क्रोमियम तो 2 गुना क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन तो 7 गुना ऑक्सीजन बराबर 0। तो 2 गुना 1 क्योंकि पोटेशियम का +1 होगा, क्रोमियम का पता नहीं तो 2Cr कर दिया, 7 ऑक्सीजन का है तो बेटा 7 गुना -2 बराबर 0। 2 + 2Cr -14 बराबर 0, 2Cr -12 बराबर 0, Cr बराबर 12/2, यानी Cr का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आएगा +6। Cr का क्या आ गया बेटा +6 आ गया। बेहतरीन। अब यहां पर बेरियम सल्फेट की अगर बात करो तो 1 बेरियम है, 1 ही सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, कुल हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, कुल क्या आ गया बेटा हमारे पास 0 आ गया। 0 आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका 2 होता है, सल्फर का पता नहीं, ऑक्सीजन का ज्यादा साधारण है -2 होता है बराबर 0। तो 2 प्लस सल्फर -8 बराबर 0, सल्फर -6 बराबर 0 और सल्फर का भी मान आ गया +6। ये भी करेक्ट आ गया भाई। +6 +6 +6 +6 +6 +6, बहुत बढ़िया भाई, एकदम करेक्ट है। अब जरा यहां पर देखो बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रत्येक परमाणु का नहीं देखना होता, हमें कभी कभी क्या होता है बेटा कि पूरे ग्रुप का आवेश चेक कर लेना होता है। जैसे कि मैं यहां पर कुछ उदाहरण दूंगा उप सहसंयोजक यौगिकों के। ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिकों के, जैसे मैंने कहा K4 Fe CN6, K4 Fe सॉरी K3 Fe CN6, फिर मैंने कहा भाई K2 NiCl4, ठीक है, Cl4, और आगे और भी आएगा भी, पहले इन तीनों की देख लेते हैं। ठीक है, और भी आएगा, इन तीनों की देख लेते हैं बेटा। अब यहां पर देखना पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है कि 4 पोटेशियम है, साइनाइड का भी देखो, हमें इतना तो आइडिया है कि हम यहां पर साइनाइड के अंदर C और N की नहीं जानते, है ना। हमें मुख्यतः क्या निकालना होता है, जब आप कभी भी पढ़ोगे, चाहे आप डी ब्लॉक पढ़ लेना या भाई उप सहसंयोजक यौगिकों का जो चैप्टर है 12th क्लास का वो पढ़ लेना, उसमें भी वो धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या पूछता है। तो जब हमें बेटा यहां पर आयरन की निकालनी है, यहां पर भी आयरन की निकालनी है और यहां पर निकल की निकालनी है, तो यहां पर ये मत सोचना कि हमें कार्बन की भी पता होनी चाहिए और नाइट्रोजन की पता होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन की अलग अलग हो सकती है, नाइट्रोजन की अलग अलग हो सकती है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। आपको यह सोचना है कि पूरे CN का क्या होता है, पूरा CN क्या पढ़ा है आपने। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि पूरा CN तो हमने आज तक CN- के रूप में पढ़ा है, क्लोरीन Cl- के रूप में पढ़ा है, बस काम बन जाएगा आपका। यहां पर आप लोग क्या करोगे कि भाई 4 पोटेशियम है तो 4 गुना पोटेशियम, 1 आयरन है तो Fe प्लस 6 क्या है साइनाइड,
6 गुणा Cl ऐसे लिखोगे साइनाइड, ठीक है, और कुल आवेश 0 है। अब मान रख दो, पोटेशियम का हो गया बेटा जी 1, तो 4 + 1, आयरन का हमें निकालना है प्लस 6 गुणा साइनाइड पर कितना आवेश होता है बेटा -1, और बराबर कितना हो गया बेटा 0। तो यहां पर 4 + Fe -6 बराबर 0, Fe -2 बराबर 0, और Fe बराबर +K2। यहां पर आयरन की +2 आ गई बेटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर भी ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा 3 गुणा पोटेशियम प्लस 1 आयरन प्लस के 6 गुणा साइनाइड बराबर 0। पोटेशियम का होगा बेटा 1, तो 3 गुणा 1 प्लस आयरन का मुझे ज्ञात करना है प्लस 6 गुणा -1 बराबर 0, 3 प्लस Fe -6 बराबर 0, Fe -3 बराबर 0, और Fe की यहां पर आ गई बेटा प्लस के 3 ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो बेटा यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, 2 पोटेशियम, 2 गुणा पोटेशियम, ठीक है, 2 गुणा पोटेशियम प्लस 1 निकल प्लस 4 गुणा Cl माइनस, है ना, 4 गुणा क्लोरीन, ऐसे ही करोगे आप, बराबर 0। अब पोटेशियम का आएगा बेटा हमारे पास 1, निकल का हमें निकालना है, और मैंने बताया था कि जब कभी भी हैलोजन साइड एटम की तरह बिहेव करेंगे तो साधारणतः इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1। तो यहां पर 4 गुणा -1 बराबर 0, 2 प्लस निकल -4 बराबर 0, निकल का मान आएगा यहां पर प्लस के 2। मुझे बताइए बेटा आप लोगों में से कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आया है, कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आया है बेटा, तीनों के तीनों करेक्ट आए हैं। करो भाई करो। हो गया भाई, अब बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखें, यहां पर लिखा है कोबाल्ट H2O का 4, अमोनिया Cl और SO4, पूरा ये दे रखा है हिसाब किताब। और हमें क्या करना है बेटा, यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो भाइयों जब ऐसा कोई कंपाउंड आ गया तो आप लोग ये देखना इसमें कौन कौन से लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को पता है कि कोबाल्ट +4 जल के हैं। अब ये मत सोचना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग मत समझना, सीधा जल लिखना, 4 गुणा जल। 1 अमोनिया है तो 1 गुणा अमोनिया, 1 क्लोराइड है तो 1 गुणा Cl-, ऐसे मान लेना क्लोराइड है। और भाई 1 सल्फेट भी है तो 1 गुणा SO4 2- भी होता है सल्फेट। इन सबके आवेश को जोड़कर 0 के बराबर कर देना है। तो बेटा अगर आप अलग हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन पे जाओगे तो बहुत टाइम लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगेगा। तो यहां पर कोबाल्ट को रखो एज इट इज। अब क्योंकि जो जल है ना H2O, उस पर नेट चार्ज कितना है, 0, तो इनका एक साथ ही हो गया सब कुछ कि भाई नेट चार्ज 0 हो गया, तो यहां पर हमने 0 रख दिया। अमोनिया भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर भी आवेश 0 होगा। क्लोरीन पर -1 होता है बेटा, तो +1 गुणा -1, और 1 गुणा सल्फेट पर -2 होता है बराबर 0। तो कोबाल्ट प्लस ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास इसकी गुणा करोगे तो -1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे -2 बराबर 0, तो कोबाल्ट का मान आ गया बेटा जी +3। इस तरीके से आप क्या करोगे बेटा, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लोगे, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लोगे, बहुत बेहतरीन।
अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने क्या करना है यहां पर इसके इस वाले हिस्से में आप लोग निकालोगे बेटा PO4 3 माइनस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या और H2 PO2 माइनस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, H2PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, दोनों साइड में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करोगे। PO4 3 माइनस में, H3PO2 H2PO2 माइनस में। करिए भाई, आप यहां पर निकालोगे, देखो फास्फोरस 1, 4 ऑक्सीजन है और नेट चार्ज -3 है, तो इस बार -3 के बराबर रखना पड़ेगा क्योंकि इधर -3 है। तो फास्फोरस प्लस के 4 गुणा ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर -3। फास्फोरस माइनस के 8 बराबर -3। हल करोगे तो फास्फोरस का आएगा +5। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर देखो बेटा, 2 गुणा हाइड्रोजन 1 फास्फोरस 2 गुणा ऑक्सीजन का नेट चार्ज -1 है। कितना है? -1 चार्ज है। तो हाइड्रोजन का होगा बेटा जी 1, तो 2 गुणा 1 फास्फोरस का एज इट इज लिख दिया। ऑक्सीजन का होगा -2 बराबर -1, तो 2 प्लस फास्फोरस -4 बराबर -3। तो भाइयों फास्फोरस -2 नहीं -1 बराबर -1, तो यहां से फास्फोरस का मान आएगा +1। यहां से फास्फोरस का मान आया बेटा +1, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतने सारे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना तो आप सीख गए हो, ठीक है, इतने सारे ऑक्सीकरण संख्या तो बेटा आप ज्ञात करना सीख गए हो। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा ऐसे भी जगह पर जहां पर आप कुछ ज्ञात करोगे और अब मैं कोई एक नया ट्विस्ट भी पैदा करूंगा, ठीक है। तो आपके सामने अगला एग्जांपल आता है, मतलब कर लोगे आप, ऐसा नहीं कर पाओगे। H2SO5 ये करना है आपको, H3PO5 ये ज्ञात करना है आपको फास्फोरस का, H2S2O8, ठीक है, H2S2O8 सल्फर का ज्ञात करना है आपको, और CrO5 क्रोमियम का ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से ये 4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इनमें सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्रोमियम की 4 यौगिक दे रखे हैं। आपका समय हो रखा है 2:13 या 14 मिनट होने वाली है, 14 मिनट होने वाली है, 2:16 पर मैं सबके आंसर मैच करवाऊंगा बेटा, ठीक है। तब तक आप करिए, तब तक आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहां से दिमाग लगना चालू हो जाएगा अब, इसके बाद इस वाली स्लाइड में नहीं, इसके बाद, क्योंकि ये टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे भाई कुछ ना कुछ। पंद्रह हो गए भाई, 15 मिनट।
चलो भाई देखो, अब टाइम हो गया, आ गया। देखो बेटा, मिनट समाप्त। यहां पर आपने लिखा होगा 2 गुना, बिल्कुल सही है, आंसर सही आया। 1 का 8 आया, 7 आया, 10 आया, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 7 आया, करेक्ट है बिल्कुल। वाह भाई वाह भाई, वेल डन बेटा, वेल डन। तो यहां पर आपने लिखा होगा 2 गुना हाइड्रोजन 1 सल्फर 5 गुना ऑक्सीजन बराबर 0, और 2 गुना 1 प्लस सल्फर प्लस 5 गुना माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। और यहां पर आपने करा होगा 2 प्लस सल्फर माइनस 10 बराबर 0, और सल्फर की वैल्यू आई होगी +8। ऐसे ही आपने किया होगा बेटा, यस और नो? बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर यहां पर देखो आपने क्या करा होगा, 3 गुना हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 5 गुना ऑक्सीजन बराबर 0, 3 गुना 1 प्लस फॉस्फोरस प्लस 5 गुना -2 बराबर 0, 3 प्लस फॉस्फोरस -10 बराबर 0, और फॉस्फोरस की वैल्यू आई +7। ये भी ठीक है भाई। उसके बाद आपने H2SO8 की बात करी, तो 2 गुना हाइड्रोजन प्लस 2 गुना सल्फर प्लस 8 गुना ऑक्सीजन बराबर 0, 2 गुना 1 प्लस 2 गुना सल्फर प्लस 8 गुना -2 बराबर 0, 2 प्लस के 2 सल्फर माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है। और 2 सल्फर बराबर आ गया 14, और सल्फर की वैल्यू आ गई +7। यहां भी ठीक है भाई, इतना भी ठीक होगा आपका। क्रोमियम का तो बड़ा आसान है कि क्रोमियम प्लस के 5 ऑक्सीजन बराबर 0, क्रोमियम प्लस के 5 गुना -2 बराबर 0, और क्रोमियम बराबर आ गया होगा प्लस के 10। यही आप लोगों के आंसर निकल के आए। आए कि नहीं आए बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा कि भाइयों, ये जो आंसर आया आपका ये रोंग है, ठीक है। ये जो आपका आंसर आया ये भी रोंग है, और ये जो आंसर आया ये भी रोंग है, और ये जो आंसर आया ये भी रोंग है। आपको कह रहा है भाईजान ये क्या कर दिया, अभी तक तो सारा सब सही सही था, और हमने भी वही नियम लगाए, आपने भी वही नियम लगाए, आपने भी वही मान निकाला जो हमने मान निकाला, तो ये रोंग कैसे बोल दिया आपने? मैंने कहा देखो बेटा, रोंग बताने का तरीका है, बताऊंगा क्या रोंग है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। हर एक परमाणु को पहले ध्यान से देखना है, और पहले उसकी रेंज फिक्स करनी है कि जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान है वो कितना आ रहा है। अगर वो उसकी रेंज में आ गया तो मान सही है इस फॉर्मूले से, अगर रेंज से बाहर आ गया तो मुश्किल है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। सबसे पहले यहां पर मैंने कहा कि भाई सल्फर का +8 नहीं आ सकता, सल्फर का +7 नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन भी दूंगा ना, बिना मतलब थोड़ा ही बोलूंगा। हमें पता है कि जो सल्फर है ना, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। आप देखोगे इसके बाह्य सेल में यानी थर्ड सेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, 6 से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर किसी भी क्वेश्चन में इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा मान आ गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा आ गया, तो वो गलत ही कहे जाएंगे। तो सल्फर +8 भी गलत हो गया, सल्फर +7 भी गलत हो गया। सेम टू सेम अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, ठीक है, सेम टू सेम मैं फास्फोरस की बात करूं, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब इसके बाह्य सेल में ही 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये 5 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। फिर इसने 7 कैसे दे दिए? +7 का मतलब तो यही हुआ 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये भी आंसर गलत है। सेम इसके साथ भी ऐसा हुआ, क्रोमियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 होते हैं, वो भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब यहां पर बात आती है क्या, ध्यान रखना बेटा,
किसी भी परमाणु या किसी भी स्पीशीज का, किसी भी परमाणु की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। ठीक है, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है मैक्सिमम बेटा, +6। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है बेटा, +5, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हमें बेटा जी किसी परमाणु की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो, किसी भी परमाणु की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो होगा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो बेटा जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सल्फर की 6 में से, यानी 8 घटा दो तो -2, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगी बेटा इसकी तो आएगी हमारे पास। अच्छा ध्यान रखना, हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण नहीं करना होता। तो हाइड्रोजन की जब आप अधिकतम या भाई उसकी रेंज बनाओगे तो वहां पर 8 की जगह पर 2 करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम के नियर बाय वाला तत्व है, और हीलियम का द्वितक पूर्व होता है, मतलब डबलेट पूरा होता है, ऑक्टेट नहीं। बाकी तत्वों के लिए अष्टक देखा जाता है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए यह देखा जाता है कि इनके बाह्य सेल में, इनके जो प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो वहां पर 2 से माइनस करते हैं। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 5 में से 8 घटाओगे तो बेटा -3। तो यहां से जो रेंज बनी, इसकी रेंज वो बनी हमारे पास, जो रेंज बनी वो बनी हमारे पास कि +6 से -2 के बीच में कोई भी मान हो वो सब चलेंगे। -5 +5 चलेगा, +4 चलेगा, +2 चलेगा, 0 चलेगा, -1 चलेगा, -2 चलेगा, लेकिन -3 भी नहीं चलेगा। अगर कहीं पर -3 आ गया तो -4 भी नहीं चलेगा। इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए सल्फर का। और इसे सल्फर का तो मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी कोई भी तत्व हो उसकी रेंज बना लो, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। उससे बाहर अगर आपके फॉर्मूले से आंसर आ रहा है तो समझ जाना बेटा वो गलत है। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो रेंज होगी फास्फोरस की, सीमा जो होगी वो होगी +5 से -3, यानी +5 भी चल जाएगा, +3 भी चल जाएगा, +1 भी चल जाएगा, 0 भी चल जाएगा, -1 भी चल जाएगा, -2 भी चल जाएगा, -3 भी चल जाएगा, क्योंकि ये मान सारे बीच में आ रहे हैं। पर -4 नहीं चलेगा, -5 नहीं चलेगा, और इधर 5 से बड़ा मान भी नहीं चलेगा। तो इसकी रेंज बेटा ऐसे हो गई। तो अब मुझे बताइए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को इन क्वेश्चनों का रीजन समझ में आया कि भाई इनके आंसर गलत क्यों है? यस और नो? क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया कि इनके आंसर गलत क्यों है? रीजन समझ में आया? बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट, बढ़िया। अभी बताऊंगा कितना होगा इनके, अभी मैं आगे कराऊंगा। अभी तो मुझे यह भी बताना है बेटा कि इनका जो सही है वो कैसे है, और ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। हर चीज के पीछे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई यहां पर ये नोट करिए भाई फटाफट, ये नोट करिए। अगर नोट हो गया हो तो प्लीज लिखिएगा नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं दोस्तों। अगर यहां तक नोट कर लिया हो तो लिखिएगा नोटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत बढ़िया।
डन। देखो बेटा, अब यहां पर समझना बेटा, फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन स्टडी, नोट पॉइंट। यदि कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब जो आपने ज्ञात करी, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से अधिक होती है तो आंसर गलत होता है। और ऐसा, और ऐसा और ऐसा या आयोनिक लिंकेज की उपस्थिति के कारण होता है, कि उपस्थिति के कारण होता है। बड़ी बात आ गई भाई, सर ये परोक्ष लिंकेज क्या है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, और ये परोक्ष लिंकेज क्या है ये भी हमें नहीं पता। मैंने कहा देखो बेटा, दो परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में अगर ए और बी के बीच में कोई भी परमाणु एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो इस ताले को हम बोलते हैं ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा जी? ऑक्सी लिंकेज। ठीक। और यदि दो परमाणुओं के मध्य दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़ रहे हो बेटा लगातार करके, तब इस पूरे लिंकेज को हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, तो यहां पर मैंने दोनों परमाणु हटा दिए ऐसे करके, बस समझना कि ये परोक्षी लिंकेज है और ये ऑक्सी लिंकेज है। ऐसे बेटा यहां पर अगर एक सल्फर लगाए दो परमाणु के बीच में तो इसको बोलते हैं हम लोग थायोनिक लिंकेज, थायोनिक लिंकेज। दो सल्फर ऐसे लगे होंगे एक साथ दो परमाणु के बीच में, तो इसको बोलेंगे पर थायोनिक लिंकेज। ठीक है, ऐसे एक तरफ थायोनिक लिंकेज, पर थायोनिक लिंकेज। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया ऑक्सी और थायोनिक तो, पर फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि पर थायोनिक लिंकेज क्या होता है और परोक्सी लिंकेज क्या होता है, तो वो मैंने बता दिया। फिर हमारे दिमाग में ये भी आएगा कि सर जी किसी यौगिक के अंदर कितने परोक्षी लिंकेज होते हैं ये कैसे पता लगेगा? भाई हमारे मन में डाउट भी तो होना चाहिए ना। डाउट क्या आ गया भाई? क्या है? ने बताया कि भाई आंसर गलत आया। वो आंसर इसलिए गलत आया क्योंकि हो सकता है उस यौगिक के अंदर परोक्षी लिंकेज हो। ठीक है, ये भी मान गए हम। फिर दूसरा डाउट आया कि परोक्षी लिंकेज क्या होता है, ये भी आपने क्लियर कर दिया सर जी, कोई बात नहीं। पर सर जी किसी यौगिक में कितने परोक्षी लिंकेज होंगे, कितने परथैनिक लिंकेज होंगे, ये कैसे पता लगेगा? मैंने कहा बड़ा आसान है। तो मैंने लिखा भाई डाउट किसी यौगिक में कितने परऑक्सी लिंकेज होंगे, ये एक डाउट आया। अब इस डाउट का निवारण करूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा फटाफट इसको नोट करिए। ये ऐसा नहीं हो रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा हूं जैसे तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ रहा हूं, कि मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है, आपके दिमाग में भी यही चल रहा है, और कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत बढ़िया, नोट करिए इसको बेटा। बहुत ठीक।
अब क्योंकि मैंने जो पिछले 4 क्वेश्चन करवाए थे और चारों गलत बताए थे, उन गलत को सही भी तो प्रूव करना है मुझे, 4 को सही भी तो प्रूव करना है। बहुत ठीक। बहुत बढ़िया। करवाएंगे बेटा, करवाएंगे, समय निकालते ही पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो आप, मेरे बाल को सब करवाऊंगा। बेफिक्र रहिए आप, बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, रुको 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 रुको, और जनाब ऐसा ना करें, इसको नोट करें, नोट करें। यार बारिश हो रही है तुम्हारे यहां, हमारे यहां हो नहीं रही, इसलिए हम परेशान हो गए कि भैया भगवान बारिश कर दे। अब देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले कितने होते हैं, वापस से उन्हीं का वापस ले आता हूं मैं। यहां पर H2SO5, H3PO5, H2S2O8 और CrO5। देखो बेटा, आपको मैं एक बात बता देता हूं, यहां पर जो आपने वैल्यू निकाली थी सल्फर की, जो आपने कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी, वो थी प्लस के 8। यहां पर तुम्हारी जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई वो थी प्लस के 7। यहां पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई प्लस के 7, और यहां पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई प्लस के 10, जो कि गलत था। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं, वो पूछ सकता है कि किसी यौगिक में कितने परऑक्सी लिंकेज होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और शायद डीपीपी में मैंने दिया हो। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि किसी यौगिक में कितने केंद्रीय परमाणु हैं। जैसे यहां पर केंद्रीय परमाणु सल्फर कितने हैं बेटा, 1। यहां पर केंद्रीय परमाणु फास्फोरस कितना है बेटा, 1। यहां पर केंद्रीय परमाणु सल्फर कितने हैं बेटा जी, 2। और यहां पर केंद्रीय परमाणु क्या होगा, क्रोमियम, मतलब जो केंद्र पे होता है, अणु के केंद्र पे, सेंटर पे होता है, उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं, वो 1 है। केंद्रीय परमाणु के लिए फॉर्मूला है बेटा क्या, N का मतलब होता है नंबर, O का मतलब ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज, नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज। सूत्र होगा बहुत सिंपल सा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आपने कैलकुलेट करी है, चाहे वो गलत ही करी है, माइनस के जो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और ध्यान रखना है, अगर केंद्रीय परमाणु 1 है तो आप 2 से भाग करेंगे, और अगर 1 से ज्यादा है तो आपको सिर्फ करना क्या है, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालने का तरीका होगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। आपको किसी भी अंक से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यह बात ध्यान रखना। अब यहां पर चलो भाई, यहां पर लगाता हूं मैं फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर केंद्रीय परमाणु 1 है, तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज बराबर होगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितने बेटा, इसकी जो कैलकुलेट करी वो 8 है, माइनस सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, 6/2, यानी 2/2, तो इसके अंदर हम कहेंगे 1 परऑक्सी लिंकेज है। फिर मान लो मुझे H3PO5 में निकालना है परऑक्सी लिंकेज। क्या निकालना है भाई, H3PO5 में मुझे परऑक्सी लिंकेज निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है फॉर्मूला यही आएगा, तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज बराबर कैलकुलेट कितने आई बेटा, 7। फास्फोरस की अधिकतम होती है बेटा 5, केंद्रीय परमाणु 1 है तो 2 से भाग कर दो, 2/2, यानी यहां पर भी 1 ही परऑक्सी लिंकेज आया। जब आप बात करोगे बेटा इसमें नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालने का, तो आप लोग जानते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, मैक्सिमम क्या होती है सल्फर की, 6, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां पर 1 ही कर दोगे। आप जब क्रोमियम का परऑक्सी लिंकेज निकालोगे, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, तो कैलकुलेटेड आई बेटा 10, मैक्सिमम होती है 6,
क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, डी ब्लॉक का तत्व है 4s1 3d5 आएगा। और 4s1 3d5 का मतलब पता क्या होता है क्रोमियम का, कि जो संक्रमण धातुएं होती है उनके डी वाले इलेक्ट्रॉन और s बाह्यतम s वाले इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में माने जाते हैं। तो 5 में हो गए डी में, एक हो गया s में, तो 6 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। और क्योंकि केंद्रीय परमाणु एक है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 4/2 इधर 2। तो हमें कैलकुलेट करना आ गया कि किसी यौगिक के अंदर कितने परऑक्सी लिंकेज होंगे, राइट। अभी हमने ये नहीं बताया कि इसका वास्तविक सही मान क्या होगा, अभी मैंने आपको ये बताया बेटा कि इनके अंदर कितने कितने परऑक्सी लिंकेज है, राइट। तो भाई फटाफट इस स्लाइड पर जो कुछ लिखा है इसको नोट करिएगा कि भाई जब केंद्रीय परमाणु एक होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा, और जब केंद्रीय परमाणु एक से ज्यादा होगा तो आपके पास फॉर्मूला ये लगेगा। इस केंद्रीय परमाणु को देखना है, ठीक है, और बाकी जगह पर तो एक एक ही है तो बेटा ये फॉर्मूला लगेगा। करिए इसको बेटा नोट। मैं नोएडा से पढ़ाता हूं बेटा। देखो अब देखो बेटा यहां पर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात यह होती है सर जी ये परऑक्सी लिंकेज बनते कैसे होंगे, ये परऑक्सी लिंकेज बनते कैसे होंगे। तो देखो बेटा परऑक्सी लिंकेज बनने का तरीका बताता हूं मैं क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो पहला केस, यदि यौगिक में 2 केंद्रीय परमाणु हैं, ठीक है, यदि यौगिक में 2 केंद्रीय परमाणु हैं तो वो जो भी परमाणु होंगे केंद्रीय परमाणु, परऑक्सी लिंकेज हमेशा उनके बीच में बनेंगे, ठीक है। यदि यौगिक में केवल एक केंद्रीय परमाणु हो, क्या बोला मैंने बेटा, यदि यौगिक में केवल एक केंद्रीय परमाणु हो और यदि यौगिक में केवल एक केंद्रीय परमाणु हो और हाइड्रोजन या कोई एकल बंध बनाने वाला परमाणु, अर्थात केंद्रीय परमाणु एक ही है और हाइड्रोजन है, तो बेटा परऑक्सी लिंकेज उसके बीच में जाएगा। अगर मान लो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के स्थान पर सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एटसेट्रा। बस कि अगर किसी के अंदर 2 केंद्रीय परमाणु हो तो बेटा परऑक्सी लिंकेज ऐसे बनता है, ठीक है। और अगर बेटा जी केंद्रीय परमाणु एक है और हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन और केंद्रीय परमाणु के बीच में बनता है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर किसी यौगिक में परमाणु केंद्रीय परमाणु भी एक हो
हाइड्रोजन वगैरह कुछ ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन ही हो, तो पता है क्या होता है? तीसरी कंडीशन क्या होगी बेटा? यदि किसी यौगिक में ठीक है, केंद्रीय परमाणु एक ही हो और हाइड्रोजन भी न हो, तो हाइड्रोजन भी न हो तो ठीक है, तो हमारे पास उसी केंद्रीय परमाणु से प्रोक्सी लिंकेज लगेगा, वापस उसी के साथ जुड़ जाएगा। मतलब किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ा, एक से निकला बॉन्ड बना के, समझ गए? ऐसे होता है। तो भैया फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों के 3 नियम समझ में आ गए? क्या आप लोगों के 3 नियम समझ में आ गए बेटा? यस और नो? क्लियर है? या ओके। अब देखो बेटा यहां पर, अब ना बेटा थोड़ा सा ना मैं आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगा, ठीक है? रामबाण इलाज क्या है? रामबाण इलाज के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि रामबाण किसके इलाज की बात कर रहा हूं मैं बेटा। हालांकि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाता, तो वहां पर इस चीज को बताता, पर कोई बात नहीं, अगर मैं अभी आपको अभी भी मैं बता सकता हूं, काफी कुछ बता सकता हूं, समझने की कोशिश करिएगा बस आप, ठीक है? समझने की कोशिश करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक होते ऑक्सो अम्ल या ऑक्सो अम्लों के लवण, ऑक्सो अम्ल तथा ऑक्सो अम्लों के लवणों में जो केंद्रीय परमाणु होता है ना बेटा, आपने थर्ड उसमें देखना, थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में, थर्ड आवर्त में, सिलिकॉन जो बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाने हैं सिग्मा, और इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखनी है, 4 बॉन्ड बनाने हैं सिग्मा। उसके बाद अगर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो पाई में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद कौन आता है बेटा? फास्फोरस। तो ऑक्सो अम्लों में फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा ऐसे, सल्फर बॉन्ड बनाएगा ऐसे, और क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा बेटा ऐसे। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 ही रहेंगे, पर पाई बॉन्ड इधर से इधर जाने पर बढ़ते रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये तो आपको चलो याद हो ही जाएगा कि भाई इधर से इधर जाने पर पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, पर आप लोगों ने एक बात और देखा होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ती है। पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ती है। अब ये भी तो एक ट्रेंड हो गया ना पीरियोडिक टेबल का ही बेटा, भाई आवर्त सारणी का ही ट्रेंड हो गया कि भाई लेफ्ट टू राइट गए, हमने देखा कि ऑक्सो अम्ल में सिलिकॉन तो पाई बॉन्ड बना नहीं रहा, फास्फोरस ने 1 बनाया, सल्फर ने 2 पाई बॉन्ड बनाए, क्लोरीन ने 3 बनाए,
ऐसा कोई क्रम होगा। और साधारणतः ऑक्सो में या सोल्टो में ये केंद्रीय परमाणु ऐसे ही व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है, अधिकतर ऐसे ही व्यवस्थित रहेंगे। इसके पीछे एक कहानी मैं बताता हूं। आप लोगों को यह बात पता होगी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, यानी सर से सर की जो ओवरलैपिंग होती है अगर अति व्यापन होता है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। पर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से यानी पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर हमने क्या मान लिया बेटा, ये तीन एक्स वाई जेड, तीन पी ऑर्बिटल होंगे अलग अलग। एक्स वाई जेड का मतलब होता है अलग अलग अक्षों पे तीन ऑर्बिटल। एक्स वाई जेड हमने दूसरे परमाणु के तीन ऑर्बिटल लिए। अब ये मान के चलिएगा बेटा कि ये तीन दोस्त हैं और ये भी तीन दोस्त हैं, और ये जो है किसी की शादी में गए हुए हैं, वहां पर मिलेंगे एक दूसरे को। अब जैसे इसने, ध्यान रखना, जैसे इसने इसको देखा तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और जैसे ही इन्होंने अपने अपने दोस्तों को बताया कि देख भाई, वो देखो टिक्की खा रही है, कैसी लग रही है भाई, बढ़िया लग रही है। दोस्त कहेंगे हाँ भाई कसम से भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, चल भाई बात करते हैं। दोस्त दोस्त तो हरामी होते ही है। और ये क्या कहेगी, वो कहेगी देखो ही, ये बात करेगी ही, अरे तुमने देखा उधर उसके हाथ में गिलास है पानी का, वो चाहता था ना तो गिलास दारू का भी हो सकता था, तो उसने पानी का जूस और पानी का गिलास रखा है। हाउ जेंटलमैन ही इज। चलो फिर दोस्त क्या कहती, हाँ ये तो मेरे को सच में लगते हैं कि जीजू हो सकते हैं, तो चलो भाई। अब ये दोस्त इसको आगे बढ़ाते हैं और ये दोस्त इसको आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाते 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 पास ले गए। और जैसे ये पास लेंगे तो आप देखेंगे यहां पर सर से सर टकराया, तो बेटा जब एक दूसरे के ऊपर अति व्यापन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बना, सुनना मेरी बात को, जैसे ही ये बॉन्ड बना, ये जो हरामी दोस्त है पता क्या कहेंगे, ओ भाई तूने यार अपना ब्याह कर लिया यार, हमारे बारे में सोच, उसकी दो दोस्त हैं, हमारे बारे में सोच भाई। तो ये दोस्त हरामी होते ही कहते, अब फिर ये क्या करें, अबे यार रुक जाना यार, रुक जा, पहले अपना काम करने देना अच्छे से यार, अभी तो मिले हैं भाई, शादी तो होने दे, फिर हम तुम्हारा भी बंदोबस्त करवाएंगे। हाँ मुझे पता है उसकी दोस्त है, उसके साथ बात कराऊंगा, ठीक है ठीक है। तो बेचारा खुश हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे थे, ठीक है, जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे थे तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे जैसे ये पास पास आए, पास पास आए, पास पास आए, इनके पास आने से, इनके पास आने से यहां पर ये भी पास पास आ गए। और देखो साइड से टूणू, तो बेटा ये जो पास पास हुए इनमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी। अभी जब सिंगल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड बना सिग्मा, जब दो बॉन्ड बने तो बेटा यहां पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो गई। अब बेचारा ये जो छोटी हाइट के थे ये रह गए, क्या कह रहे हैं, ओ भाई तुम दोनों ने शायद ही कर ली भाई, हमारे बारे में भी सोच लो, उसकी तो अभी एक और दोस्त बची है ना वो छोटे वाली, उससे बात चला लो भाई। तो ये कहता भाई ठीक है तुम्हारी बात चलाते हैं। तो जैसे 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 ये भी पास आएंगे तो ये भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, यानी पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब जरा समझिएगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, देखो बॉन्ड तो ही बन गया था सिग्मा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो परमाणु है उनका पास होना बहुत जरूरी है, तभी बेटा उनके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर पाएंगे। देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग कर पाएंगे, यानी दो परमाणु के बीच की जो बॉन्ड की लंबाई है, बॉन्ड लेंथ है, वो कम होगी, कम होगी, कम होगी, तो ये ओवरलैपिंग अच्छे से कर पाएंगे। और कम होगी, यानी जहां पर ज्यादा पाई बॉन्ड बनेंगे वहां पर कंडीशन है कि दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो कम हो, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वो परमाणु का आकार ही छोटा होगा। अगर परमाणु का आकार छोटा होगा तो ये बात पक्की बात है, ये बात पक्की बात है कि भाई उनकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ छोटी होगी पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी। आपने ध्यान दिया होगा बेटा, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो परमाणु का आकार होता है आवर्त सारणी में, साइज होता है, साइज वो डिक्रीज करता है, और यही कारण है कि पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता इंक्रीज होती है। ओ पाईजान समझ में आया कि नहीं आया, अब जल्दी बताएं। वो ऐसा ना करें, कह रहा लेजीनेस दूर हो गई। चलिए
ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस और नो? ओके, बेहतरीन। तो ओक्सो अम्लों में हमारे पास क्या होता है बेटा? ओक्सो अम्लों में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का केंद्रीय परमाणु का अरेंजमेंट रखते हैं। अब यहां पर देखिए आगे कहानी क्या है, यहां पर देखिए बेटा आगे कहानी क्या है। अब देखना आगे कहानी क्या है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अब मैं एक रामबाण इलाज बताऊंगा बेटा आपको, है ना। तो अब मैं कहूंगा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का ठीक है रामबाण इलाज। ठीक है, रामबाण इलाज ये क्या होगा भाई? आपको क्या है बेटा, किसी भी प्रकार का यौगिक हो, कोई कुछ भी हो, है ना, किसी भी प्रकार का यौगिक हो, कोई कुछ भी हो, आपको उसका स्ट्रक्चर अगर आ गया, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान है। जैसे कि अगर मेरे पास कभी भी कोई यौगिक होगा ए और बी, और ये सहसंयोजक यौगिक है, आप इसको तोड़ना चाहते हैं आयनों में, और मैंने ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की वो ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता, और ऐसा देखो पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि जितना हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। तो इतना हमने पता होता है कि भाई विद्युत ऋणात्मकता नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर बी की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ए से, तो जो ये बॉन्ड होंगे ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर खिसकेंगे, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव यानी आंशिक धनावेश आ जाएगा। बस इन्हीं आवेश के हिसाब से आपको इस पूरे बॉन्ड को तोड़ देना है हाइपोथेटिकली, कि हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, जहां पर आंशिक धनावेश आ रहा है वहां पर पूरा एक धनावेश मान लेना, और जहां पर आंशिक ऋणावेश आ रहा है वहां पर पूरा एक नेगेटिव आवेश मान लेना। अब ऐसा अगर आप मानोगे तो फिर आप जो है सहसंयोजक यौगिकों में भी परमाणुओं के ऊपर कुल आवेश को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, कुल आवेश को कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों आज की क्लास में यही तक रखूंगा। अब इसके जो आगे का पार्ट है, यानी वो जो मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं आपको, जो मैं जिनके बहाने से मैं समझा रहा हूं, ठीक है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कल की क्लास में। लेकिन आज बस यहां तक नोट करिएगा, इसके बाद भी ये चैप्टर आसान है, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, और मजा आएगा, मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मजा आएगा। आज की डीपीयू में कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि वहां तक जहां तक मैं सोच रहा था वहां तक नहीं हो पाया। लेकिन अगर हाँ फिर भी आप लोग समझ पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी मैं देखता हूं, हाँ भैया वीडियो कॉल, पढ़ाई करते रहिए, मनोबल गिरने ना दे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जैसा मैंने आज आपको सिखाया है, ठीक है, आपको इस एडवेंचर को फील करना है। आपकी लाइफ में इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, कि कैसे आप ग्रो करते हो। जब भी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ टेस्ट के अंदर, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब टेस्ट नहीं दे रहे हम लोग, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, तो उसको कोशिश करो कम से कम 20 मिनट और देने की। चाहे भले ही 20 मिनट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 मिनट दो आप उसको। या फिर कम से कम 4 बार अटेम्प्ट करो, अलग अलग तरीके से सोचो, और तब भी ना हो तब उसको डाउट मानो। ऐसे मत सोचना कि कोई भी क्वेश्चन जो पहली बार क्लिक नहीं हुआ माइंड में और उसको हम डाउट बना लें। ऐसे तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों को डाउट बना लोगे लाइफ में। ठीक है, तो तरीका यही होता है, डाउट वो होता है जिस पर प्रयास करने के बाद भी हम लोग असफल हो जाए। और अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हमें लग रहा है कि लड्डू हमारे मुंह में स्वयं आएगा, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं कल की क्लास में।